तो दोस्तों हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ये विजन एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल 2026 मेंस एग्जाम के लिए। दोस्तों हम लोग इसका यानी विजन एग्जाम के ये जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, दो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग ये तीसरी टेस्ट सीरीज सॉल्व करने जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रश्न आपको मिलेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको जानने मिलेंगे जो आपकी तैयारी में धार लगाएंगे। आप लोग थोड़ा सा अपने आप को अंदाजने के लिए कि हम इस एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा ना पॉज कर दिया करिए और उसके बाद देखा करिए कि हम कितना कर ले रहे हैं। उसके बाद आप लोग आंसर देखा करिए, उसके बाद तो हम आपको डिटेल से बताएंगे ही। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, आपके आने वाले समय में बहुत इसका दूरगामी अन्य एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। तो चले हम लोग देखते हैं यहाँ से पहला प्रश्न। आप यहाँ से इसके सिलेबस को देख सकते हैं, इसी के हिसाब से आप किसको कितना वेटेज देना है आप यहाँ से देख सकते हैं। यूपी स्पेशल इसमें सबसे ज्यादा है। तो चले हम लोग यहाँ पर पहला वाला देखते हैं। आपको जो है एंशिएंट से संबंधित आपको यहाँ प्रश्न दिया गया है, थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। फलक संस्कृति यानी फ्लैग कल्चर जो आपको यहाँ पर दिया गया है, इस शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस पाषाण काल, आप लोग जानते हैं पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो यहाँ पर जो फलक संस्कृति है दोस्तों, ये आया था आपके मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ये मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित, अगर आपको यही पूछ ले जो आग की खोज हुई थी वो पूरा पाषाण काल में होती है दोस्तों, वो तो पूरा पाषाण काल में चली जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले जो कृषि का दोस्तों, कृषि खेती करने की शुरुआत हुई थी वो नवपाषाण काल से, जो पहिए की खोज हुई थी वो भी नवपाषाण काल से। इतना ये सब आप दिमाग में रखे रहिएगा तो आपका काम बन जाएगा। और ये जो फलक संस्कृति मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है, ये किसने कहा था? तो एच डी सांकलिया नाम के एक दोस्तों, एच डी सांकलिया नाम के एक व्यक्ति थे, तो वही इसको नाम दिए थे, एच डी सांकलिया। तो समझ गए होंगे आप। आगे चलते हम लोग दूसरा देखते हैं। यहाँ देखिए मिलान से संबंधित है, अच्छा प्रश्न है। तो एक तरफ आपको हड़प्पाई स्थल दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी विशेषता दी गई है। तो यहाँ बनावली की विशेषता दोस्तों आप लोग जानते हैं बादाम से संबंधित है, यहाँ बादाम के साथ छपाए गए थे। और हुलास, ये बनावली तो आपका दोस्तों कहाँ है? ये बनावली में समझ गए हरियाणा में है, ये तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं। और हुलास कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। यहाँ से ये गेहूं के साथ मिले, तो यहाँ पर ये गेहूं से संबंधित है। शिकारपुर ये गुजरात में है दोस्तों, तो ये शिकारपुर गुजरात में है। तो यहाँ से जो मिला था आपका शिकारपुर में, ये कोदो से संबंधित है। और कुंतासी ये भी दोस्तों गुजरात से ही संबंधित है, यहाँ से रेशमी के वस्त्र मिले थे। तो सब सीधे सीधे मिले हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपका जो उत्तर होना चाहिए ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें हम लोग तीसरे वाले में। तो आपसे पूछा जा रहा है किस विदेशी यात्री ने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो सिर्फ यात्रा करने की बात है दोस्तों, किस विदेशी शासक ने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? जहांगीर के शासनकाल में पूछ रहा है आपसे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो उसमें दोस्तों फेल्सार्ट नाम का कोई एक था, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर फ्रांसिस्को फेल्सार्ट, यही दोस्तों किया था। कब किया था दोस्तों? ये 1618 में। आपको डेट भी पूछ ले, क्योंकि ऐसे जो एग्जाम हो रहे हैं ये सब, चाहे लोअर पीसीएस हो, यूपी लेखपाल हो, ऐसे एग्जाम में डेट बड़ा मान्य रखता है। तो आप लोग चीज़ों को डेट याद रखे रहेंगे तो आपका बहुत सारा काम बन जाएगा। तो आगे देखें हम लोग यहाँ पर चौथे वाले में। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किसने किया था? जिन्ना ने किया था। आप लोग जानते हैं जब असहयोग आंदोलन, जिन्ना असहयोग आंदोलन के बहुत बड़े खिलाफ थे। जब असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद बंद हो गया तो 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर दोस्तों एक स्वराज पार्टी बनाई, और उस स्वराज का ये मोहम्मद अली जिन्ना खुलकर समर्थन किए थे। आगे देखें हम लोग, क्योंकि उनको लगा था कि अब ये कांग्रेस को रिप्लेस करेगी, इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक संघ मंडल, जिसे इंग्लिश में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब किया था? तो 1905 में उन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, 1905 में। आगे अगर हम लोग देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था का मतलब जिसकी चर्चा संविधान में किया गया है अनुच्छेद के रूप में, उसमें
तो कौन सा नहीं है? तो मेरे भाई वित्त आयोग का भी तो है, वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 280 में इसकी चर्चा किया गया है। लोक सेवा आप लोग जानते ही हैं, लोक सेवा आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, तो इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं, अनुच्छेद 315 से संबंधित है, तो ये भी संवैधानिक संस्था हो गई। निर्वाचन आयोग के बारे में तो आप लोग जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, 324 अनुच्छेद 324 संबंधित है। बाकी योजना आयोग दोस्तों, यह संवैधानिक नीति, ये एक मतलब इसकी संविधान में चर्चा नहीं है, इसको बनाया गया था, जो वर्तमान इसका स्थान कौन ले लिया है? नीति आयोग। तो आप लोग जानते हैं इसे एक बनाया गया है, तो यहाँ पर ये ही नहीं है, बाकी सब हैं। आगे अगर हम लोग देखें 7वें वाले में, देखिए 7वें वाले में जो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले उनको एक नोटिस देना होता है? तो 14 दिन पहले। सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग जानते हैं। आगे अगर देखें हम लोग यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए निर्देश देता है? आप लोग जानते हैं डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 में महात्मा गांधी ने उसमें डलवाया था कि भाई पंचायतों को मतलब पंचायतों से संबंधित है ये, डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन ये अनुच्छेद 40 में। तो ग्राम पंचायतों की चर्चा की गई है, उनको बढ़ावा देने के लिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आप लोग जानते हैं, जैसे कोई बिल पास हो गया एक सदन में और दूसरे सदन में नहीं हो पाया, तो राज्यसभा लोकसभा के सदस्य एक ही पास बैठकर और फिर उसकी लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वही उसकी अध्यक्षता करते हैं, और ये अनुच्छेद 108 के इसमें चर्चा की गई है संयुक्त बैठक की। तो कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। जैसे अभी करना होगा तो कौन करेंगे? ओम बिरला करेंगे। तो यस, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग 10वें वाले को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत। मूल संरचना सिद्धांत आप लोग जानते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग पढ़े होंगे। तो केशवानंद भारती ने 1973 में, केशवानंद भारती वाले केस में दोस्तों, इसमें कहा गया था कि आप इस तरह से संशोधन अगर कर रहे हैं अनुच्छेद 368 के तहत, तो उसमें जो संविधान की मूल संरचना है वो उसकी न बिगड़ने पाए। तो मूल संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती वाले केस में दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग दोस्तों यहाँ देखें 11 वाले में, तो आपसे एक मिलाने के लिए कहा जा रहा है, मिलाना है आपको। तो यहाँ पर कुछ जनजाति दी गई है, कौन जनजाति कहाँ से संबंधित है ये आपको बताना है। तो दोस्तों टोडा तो आप लोग पहले ही समझ गए देखते ही, यह तमिलनाडु नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है। यहाँ सी वाला तो 2 पे आ जाएगा, सी वाला 2 पे कहाँ है? यहाँ है और कहीं नहीं। तो दोस्तों ये तो आप जग जाहिर है, ये तो आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पढ़ाया गया होगा, इतना तो आप लोग जानते हैं इसके बारे में, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग समझ गए होंगे बिरहोम कहाँ से संबंधित है, ये झारखंड से है। यस, ये झारखंड से है। और ये जो हमारा ये भूटिया है ये सिक्किम से, और एक हमारा एक बनता है सेंटिनली, ये अंडमान निकोबार से है। इतना तो पता होगा आपको। आगे अगर देखें यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा आप लोग जानते हैं भारत पाकिस्तान के बीच है, भारत पाकिस्तान के बीच है। और भारत चाइना के बीच पूछे तो आप बता देंगे मैक मोहन, मैक मोहन। क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग अगर 13वें वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे इधर, दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से किस अफवाह का तंत्र हैं? तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वह किस प्रकार का अपवाह तंत्र प्रदर्शित करती हैं? तो वो वृक्षनुमा अपवाह का प्रदर्शित करती हैं। यानी आप लोग जानते हैं पथरीली है तो जमीन को फाड़ नहीं पाती हैं, तो वो वृक्ष जैसे कई शाखाओं में बढ़ती जाती हैं वो। तो ऐसा रहता ना, मैदानी इलाका यहाँ का रहता अगर उत्तर भारत की तरफ, तो फाड़ कर अपना एक ही धारा बनाए रखती, इसलिए वे यहाँ पर वृक्षनुमा हो जाती हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो विश्व में सर्वाधिक प्रमाणित यूरेनियम भंडार किस देश में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों उत्पादन नहीं है, अगर उत्पादन पूछ लेगा यूरेनियम का उत्पादन तो यहाँ पर कजाकिस्तान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भंडारण की बात कर रहे हैं, भंडारण की बात आए तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है आपसे। आगे देखें यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे ज्यादा व्यस्त समुद्री मार्ग आप लोग जानते हैं दोस्तों कौन सा है? ये यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक मार्ग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये डी हो जाएगा। आप लोग देखेंगे ये है उत्तरी अटलांटिक मार्ग है, अटलांटिक महासागर से संबंधित है ये, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 का आपका कौन हुआ? डी हो गया।
आगे अगर हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो आर्थिक विकास का प्रमुख कारक कौन सा नहीं है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, आर्थिक विकास का प्रमुख कारक पूंजी संचय। यस, पूंजी संचय आप करोगे, नहीं करोगे, पूंजी लुटा दोगे तो क्या आर्थिक विकास आपका होगा? नहीं होगा ना। तो पूंजी संचय करना पड़ेगा। तकनीक की प्रगति होनी चाहिए, श्रम विभाजन होना चाहिए, जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल, यानी सभी के सभी आर्थिक विकास से संबंधित हैं, ऐसा कोई नहीं है जो इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। आगे अगर देखें 17 वाले में, करें निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य न्याय के साथ विकास था? तो आप लोग जानते हैं किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, जैसे आप लोग देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो लास्ट वाले में था। तो इस तरह से यहाँ पर न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना के तहत? न से न्याय, न से नव, नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना कौन सा था दोस्तों? 1997 से 2002। 2002 कुल 12 योजनाएं चली थी ना, ये नौवीं हो गई। ये कौन सी हो गई? ये नौवीं हो गई। 10वीं बोले तो 10वीं 2002 से 7 तक, ये 10वीं, और 7 से 12 11वीं, और 12 से 17 12वीं, यानी लास्ट। आगे देखा जाए अगर, भारत में संयुक्त क्षेत्र की कंसेप्ट किस औद्योगिक नीति, यानी भारत में संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना किस औद्योगिक नीति में आया था? तो 56 वाले में आया था। ऑप्शन नंबर बी, 1956 की औद्योगिक नीति। आगे देखें अगर हम लोग, यहाँ डायमंड पार्क से आशय क्या है? डायमंड पार्क का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि हीरा एवं आभूषण उद्योग को प्रोत्साहन देने वाला औद्योगिक केंद्र, यही है डायमंड पार्क। ऑप्शन नंबर आपका यही सी हो जाएगा। अगर हम लोग 20 वाला यहाँ पर देखें, तो आपसे जो पूछा जा रहा है उद्योग बंधु, तो नाम से ही लग रहा है, यानी उद्योग बंधु का संबंध किससे है? तो यानी जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उसकी समय पर, यानी तय समय पर उसकी स्थापना करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, और उनको जो है प्रशासनिक सुविधा देना, ये सब उद्योग बंधु होते हैं। तो यस, नाम से ही कई सारी ऐसी चीजें हैं, आप नाम उसको पढ़कर थोड़ा सा उसका मतलब निकालेंगे तो कुछ आपको लग जाएगा, हाँ यही है। आप अगर आंख मूंद कर तुक्का न मारे, अगर आप तुक्का मारने का मन कर रहा है तो थोड़ा दिमाग लगाकर मारेंगे तो सही होने का चांस ज्यादा रहता है। कृषि वर्ष किस अवधि तक चलता है? कृषि वर्ष, जैसे दोस्तों वित्त वर्ष की अगर हम लोग बात करें, वित्त वर्ष की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वित्त वर्ष क्या होता है? यहाँ पर हम लोग वित्त लिखा है, समझ जाइएगा। वित्त वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये वित्त वर्ष होता है। उसी तरह से दोस्तों जो कृषि का अवधि होती है, वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा आपका। आगे अगर यहाँ पर हम देखें, चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो चकबंदी आयुक्त तो होता है, इसका मुखिया यही होता है, चकबंदी आयुक्त। आगे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब आया था? तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, जोत चकबंदी अधिनियम कब आया था? आया था 53 में, लेकिन पूरी तरीके से लागू 54 में किया गया था। आगे देखें यहाँ पर, शाहजराहानी जरीब और गंटर जरीब, यहाँ पर थोड़ा सा जमीन नापने की ये दिया गया है, आप लोग गांव से होंगे, जानते होंगे। शाहजहानी जरीब और गंटर जरीब का संबंध किससे है? तो यह भूमि मापन है, इससे भूमि मापी जाती है चकबंदी वगैरह टाइम। शाहजहानी जरीब का लंबाई दोस्तों 165 मीटर होती है, और ये गंटर जरीब का इससे थोड़ा सा कम होता है। गंटर जरीब का अगर आप लोग देखोगे तो ये लगभग 130 के आसपास होता है, 130 से थोड़ा 30-32 हो जाता होगा, इतना ही है, यानी शाहजहानी वाला ये ज़्यादा है। आगे चले हम लोग देखें अगर, रबी की फसलों की बुवाई सामान्यतः कब की जाती है? तो सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कोई दम नहीं है। अक्टूबर से नवंबर के बीच, यानी गेहूं जो ठंड में बोई जाती है, जैसे गेहूं, चना, मटर, आलू, ये सब रबी की फसल है, अक्टूबर नवंबर के बीच बो दी जाती हैं। देश की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग, आप लोगों ने खूब सुना होगा, देश की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग बनाने का निर्णय किस राज्य ने ब्रह्मपुत्र नदी पर लिया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जहां पर होती है, स्वाभाविक सी बात है उसी राज्य से होगा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो, हालांकि कई राज्य आ जाते हैं उसमें, लेकिन ये लिया गया है यह असम। ऑप्शन नंबर बी, असम ने कसम खाई है
की अंडर वाटर रेल सुरंग चलाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर। आगे देखें अगर हम लोग 27 में, तो 27 में जो आपसे पूछा गया है दिसंबर 2025 में ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय शहर को वैश्विक स्तर पर 5वीं रैंक और भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों मुंबई को, यानी जो आपको फूड ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में, यानी आपके जो रेहड़ी पटरी वगैरह पर जो फूड्स मिलते हैं उसका एक तरह सा सर्वेक्षण किया गया, तो उसमें मुंबई को पहले नंबर पर पाया गया भारत में और पूरे विश्व में 5वें स्थान पर। आगे अगर देखें यहाँ क्यूएस यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी क्या लिखा है यहाँ पर, सॉरी, क्यूएस यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में 100 अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर किस विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया है? तो यहाँ पर स्वीडन का है दोस्तों एक लुंड विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, सबसे टॉप पर यही था। तो यहाँ देखिए ये करंट का दोस्तों आपको ज़्यादा सवाल नहीं, 5-6 सवाल पूछे जाएंगे। दिसंबर 2025 में जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025, एआई से सवाल आजकल जरूर करंट में बन रहे हैं, तो वही ट्रंप वाला यूएसए, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कब किया गया? अभी आप लोग जानते हैं अटल बिहारी की जयंती 25 दिसंबर, 3 ब्राह्मण नेताओं की दोस्तों लखनऊ में मूर्तियां लगाई गई, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और एक दीनदयाल। तो इन्हीं तीनों प्रेरणा स्थल पर इन्हीं तीनों नेताओं की मूर्ति लगाई गई 25 दिसंबर 2025 को। आगे देखें अगर हम लोग निकट दृष्टि दोष, जिसे हम लोग मायोपिया भी कहते हैं, तो इससे जिस व्यक्ति को यह हो जाता है, जो व्यक्ति इससे ग्रसित रहते हैं, उसे क्या होता है? तो नाम तो है निकट दृष्टि दोष, जब थोड़ा सा उल्टा होता है निकट दृष्टि दोष रहे तो इसका मतलब नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, और जब दूर दृष्टि दोष हो जाए तो इसका मतलब दूर का दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है। तो कुछ लोग सोचेंगे निकट दृष्टि दोष निकट में दोष है, नहीं, दूर में दोष है, इसका मतलब निकट दिख रहा है। तो ग्रसित व्यक्ति क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, केवल पास की वस्तु, निकट दृष्टि दोष ग्रसित व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देख सकता है, तो केवल पास की वस्तुएं देख सकता है, दूर की नहीं देख सकता। आगे देखें अगर मानव गुर्दे की पथरी, मानव के गुर्दे में जो पथरी हो जाती है मुख्यतः किस रासायनिक यौगिक से बनी होती है? ये आपसे यहाँ पूछना चाह रहे हैं, किस रासायनिक यौगिक से ये बनी होती है? तो दोस्तों उसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट कहाँ है? यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। कैल्शियम ऑक्सलेट का अगर आप लोग फार्मूला देखेंगे तो ये कैल्शियम C2O4, तो यही है कैल्शियम ऑक्सलेट का फार्मूला, भी अगर पूछे तो आप बता देना। आगे अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख स्थल है? तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ कहाँ होता है, उसका स्थल दिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? नहीं। राइबोसोम में होता है? नहीं। लाइसोसोम में? नहीं। नाभिक में? नहीं। तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर ये नहीं होता है। 33, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका। आगे चले हम लोग देखते हैं, अगर 34 वाले को देखें तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो मेरे भाई यही हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और किसके द्वारा होगा? आगे देखें, क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी का मुख्यतः किस लिए होता है? तो क्रिस्पर कैस 9 आप लोग जानते हैं एक तरह से, जिसे इंग्लिश में हम लोग मतलब अलग भाषा में जैविक कैंची भी इसे कहते हैं। यह जो है जीन को एक जगह से काट कर जब दूसरी जगह जोड़ा जाता है तो उसमें काम आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए तो नहीं होगा, जीन संपादन के लिए, यस यही जीन संपादन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 35 का बी। आगे देखें अगर जलवायु परिवर्तन के क्रायोजेनिक संकेतक, जलवायु परिवर्तन में क्रायोजेनिक संकेतक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो क्रायो का मतलब होता है दोस्तों बहुत कम टेम्परेचर, यानी बहुत कम टेम्परेचर, बहुत ठंडा। तो आइस कोर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका, 36 का सी, नाम से ही लग रहा है। ग्लेशियर या जो हिम चादर है उससे प्राप्त, जिसे होता है ना, जैसे मान लीजिए ग्लेशियर है, ग्लेशियर का एक चादर है, और इसमें ड्रिल करके दोस्तों एक पतला सा पाइप जैसा निकाल लिया जाता है, इसी से एक नमूना लिया जाता है, और उसमें जो गैस के बुलबुले वगैरह होते हैं उसी का दोस्तों एक तरह से सर्वेक्षण किया जाता है निकाल के। आगे अगर देखें हम लोग मिलानकोविच सिद्धांत
क्या कौन सा सिद्धांत है? मिलानकोविच सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सौर धब्बों से संबंधित है? नहीं, सौर धब्बों से संबंधित तो नहीं है। पृथ्वी की कच्छी एवं अच्छी परिवर्तनशीलता से, यस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यही। प्रश्न संख्या अगर हम लोग 38 वाले को देखें थोड़ा ध्यान से, तो कह रहे हैं कौन सा युग्म हमारा सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, उसको पकड़ना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन व्यापार से संबंधित, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों आप लोग जानते हैं ये ओजोन परत से संबंधित है, नगोया भी ओजोन परत से ही संबंधित है आप लोग जानते हैं, एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। इसका मतलब शुरू के 3 सही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको यही सही मिलेगा। पेरिस समझौता दोस्तों कब हुआ था यहाँ पर? आप जानते होंगे 2015 में। तो ओजोन क्षय को रोकना था इसमें? नहीं, ग्रीन हाउस गैस को कम करना था, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए था। तो यहाँ पर ये डी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा हमारा सही सुमेलित नहीं है? तो देखें कौन सा नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। तो शुरू के 3 सही हैं, तो यही चौथा गड़बड़ होगा। कैम्बेल बे राष्ट्रीय उद्यान कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में है, तो नहीं दोस्तों, कैम्बेल बे राष्ट्रीय उद्यान जो है ये ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार में दोस्तों जो ग्रेट निकोबार है जो उसमें है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में। आगे देखें अगर हम लोग 40 में अगर देखें तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है? तो 3 राज्यों में फैला हुआ कौन है देखते ही आप पता लगा लेंगे। तो ये नीलगिरी फैला हुआ है, यस, आप लोग जानते हैं, जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, तो वही है नीलघाट, एक गांठ की तरह है। तो समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर इसे। आगे अगर देखा जाए, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। आगे देख लिया जाए, पशुओं में प्रयुक्त कौन सी दर्द निवारक दवा गिद्धों की संख्या में तीव्र गिरावट के लिए उत्तरदायी थी? तो दोस्तों डिक्लोफिनेक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 42 का। कौन हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, डिक्लोफिनेक। यही कोई जैसे पशुओं की दर्द निवारक दवा है ये डिक्लोफिनेक, जब दे दी जाती है आपसे पशु को, फिर बाद में पशु जब मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडी को ये गिद्ध खाते थे ना, तो उनके किडनी उडनी को फेल कर देते थे ये, तो डिक्लोफिनेक दवा की वजह से तो बहुत संख्या में मरे, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। तो कौन सा सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसका जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया, आप लोग इसके बारे में खूब पढ़े हैं होंगे, साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग। तो जानते हैं ये वायुमंडली में क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन होता है उसका स्थिरीकरण करते हैं मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए। तो जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, ये सब हो जाते हैं, तो पढ़े होंगे आप इसके बारे में। हम केवल आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आपसे रूबरू करवा रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न बनते हैं, आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है, कौन से टॉपिक को कितना आपको फोकस रहना है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क क्या होता है? 2015-30 के बीच जो लागू किया गया था। तो जैसे कोई आपदा आ जाती है तो आपदा की आपको समझ होनी चाहिए, उसकी आपदा की समझ को विकसित करने के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क एक दोस्तों हुआ था। तो यहाँ पर ये जोखिम की समझ को बेहतर बनाने के लिए, इसमें क्या था, जैसे कोई आपदा आ गई तो जोखिम कम कैसे होगा, फिर जोखिम के आने के बाद क्या करेंगे, जोखिम आपके पहले क्या करना पड़ेगा, ये सब इसमें बातें की गई है। आपदा प्रबंधन से भी आएगा सवाल अच्छा खासा। तो भारत में आपदा बीमा कवरेज लगभग कितने प्रतिशत से भी कम है? आप लोग जानते हैं भारत में आपदा जो है लगभग 1% है। आपदा बीमा जो आपदाओं के लिए लोग बीमा करवाते हैं उससे संबंधित ये बात कर रहे हैं, तो बहुत ही कम है, लगभग 1% है। आगे अगर देखें हम लोग, तो शासकीय पत्र में समापन के रूप में समांतर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों शासकीय पत्र होता है ये अधिकारियों के बीच लिखा जाता है, तो इसमें ऐसे नहीं कहते हैं कि आपका विश्वासी, ऐसे नहीं कहते हैं कि सादर धन्यवाद, ऐसे नहीं कहते हैं आपका भावनिष्ठ, उसमें भावदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 46 का सी हो जाएगा। ये जानते हैं शासकीय पत्र जो होता है एक फॉर्मल होता है और अंत में फॉर्मल लेटर लिखा एक तरह का होता है ये, यानी औपचारिक होता है।
तो इसी में ये लिखा जाता है, इसमें पदनाम अंकित किया जाता है, नाम नहीं लिखा जाता है। और ये सब सादर, ये सब वैसे प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें भौदी लिखकर काम चलाया जाता है। तो 47 में देखें तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो रात्रि का दोस्तों पर्यायवाची देखेंगे, पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर ये रजनी भी तो है, विभावरी है, निशा है, समीर नहीं है। समीर का मतलब क्या होता है? ठंडी हवा होती है। तो 47 का आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी तत्सम तद्भव की सही जोड़ी है। तो तत्सम तद्भव कौन सा है? तो दधी ये तत्सम है, दही आपका तद्भव है। ऑप्शन नंबर यही हमें से एकदम सही लग रहा है, हम इसे क्लियर हैं। बाकी कर्म का कर्मा यहाँ पर दे दिया है, ये भी तो गड़बड़ है। कर्म का काम होना चाहिए ना, इसका काम होना चाहिए था। और मत्स्य का यहाँ मछली होना चाहिए था। यहाँ पर ज्ञान का ज्ञाना दे दिया है, ये भी यहाँ पर गड़बड़ ही कर दिया है। यहाँ पर ये सब गड़बड़ थे। आपका पहला केवल 48 का ए सही था। आगे अगर हम लोग देखें 49 वाले में, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किस शब्द में गुण संधि है। तो गुण संधि आप लोग जानते हैं, गुण संधि में क्या होता है, जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ पर अ बनता है या फिर क्या बनता है, ए बनता है। तो ए कहाँ बना है, यहाँ देख रहे हैं देवेंद्र पे। तो यहाँ पर समझ गए होंगे आप, यही ऑप्शन नंबर डी होगा, यही गुण संधि है। आगे देखें अगर हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है यहाँ पर? तो मैं सारी रात भर, आप लोग जब सारी रात लगा दिए तो भर नहीं लगाना चाहिए था, तो इसलिए गलत। मैं पूरी रात भर, ये भी गलत। मैं सारी रात जागता रहा, यस ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका यही सही होगा, सी ही वाला। आगे देखें अगर कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसे अर्धस्वर भी कहते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या होता है, जो जिसको लिए हमें मुंह जरा सा भी खोलना पड़ता है, तो वह होगा। आप लोग जानते हैं वह को ये अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। तो यह वह ऐसे करके जो बोला जाता है ना, वो वाला जिसके हमें हल्का सा मुंह खोलना पड़ता है, तो ये इसमें बात करना चाह रहे थे। तो समझ गए होंगे आप यहाँ पर। तो इसके लिए हालांकि कई होते हैं यहाँ पर, एक है याद नहीं आ रहा है, यरलव, यस यरलव, ये सभी अंतस्थ व्यंजन है। समझ गए होंगे आप। आगे देखें अगर हम लोग किस स्थिति में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो यानी पूर्ण विराम क्या होता है दोस्तों, जब एक बात पूरी हो जाती है, जो हम लोग फ्लो कह रहे हैं, एक फ्लो हमारा पूरा हो जाता है, तब हम लोग पूर्ण विराम लगाते हैं, जब विचार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। यस ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा। आगे देखें 53 में, किस वाक्य में कारक चिन्ह के कारण संज्ञा के रूप में परिवर्तन हुआ। तो कारक चिन्ह के कारण संज्ञा के रूप में परिवर्तन हो गया, तो किसके कारण हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखें। लड़का खेलता है, लड़के ने खेल जीत लिया, तो यस, तो यानी यहां पर कारक चिन्ह के कारण संज्ञा में परिवर्तन हो गया, तो यही है यहां पर ऑप्शन नंबर बी, बाकी कोई नहीं है। आगे देखें अगर हम लोग अधजल गगरी छलकत जाए, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ज्ञान थोड़ा सा है और डींगे बड़े बड़े हाँकना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो आप लोग जानते हैं आधीन नहीं अधीन होता है, आ यहाँ नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर मिष्ठान्न, तो मिष्ठान्न जो लिखा है, क्या ये सही है? नहीं, ये भी तो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मिष्टान्न होता है, यहाँ ठ की जगह ट होना चाहिए था, ये भी गड़बड़ हो गया। तो व्यवहारिक होता है, नहीं, असल में इसको व्यावहारिक बोला जाता है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। यानी जब तीन गड़बड़ हो गए तो यही सही होगा, अत्यधिक, यही वाला सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखें हम लोग, डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएमए का फुल फॉर्म दोस्तों डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। तो कहाँ कहीं दिया है, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस दे दिया, नहीं, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन नहीं, एक्सेस होता है। तो आगे यहाँ पर देखें डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा। सन 1881 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी। तो कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ था कि IBM PC
यानी IBM पर्सनल कंप्यूटर दोस्तों बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। ये IBM पर्सनल कंप्यूटर का परिचय हुआ था लोगों से कि अब हाथ में सबके आने वाला है। तो मेमोरी डेटा रजिस्टर का कार्य करता है। तो मेमोरी डेटा रजिस्टर यानी MDR का कार्य क्या होता है? तो मेमोरी डेटा रजिस्टर दोस्तों इसका काम यही होता है कि जैसे मेमोरी में जो कुछ भी लिख रहे हैं वो डेटा को टेम्परेरी यानी थोड़े समय के लिए रखता है। तो उसका काम यही होता है, यहाँ पर जो दिया है यही है। आगे अगर देखें हम लोग कह रहे हैं कौन सा प्रिंटर प्रिंटर आप लोग जानते हैं दो तरह के होते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं, प्रिंटर दो तरह के होते हैं, एक इम्पैक्ट एक नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट में जैसे जो कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं या ड्रम प्रिंटर होते हैं या फिर जो डॉट प्रिंटर होते हैं, यानी जो एक तरह से टच करके ठप्पा मार के प्रिंट करता हो वो इम्पैक्ट, और जो दूर से ही कर देता है वो नॉन इम्पैक्ट। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर आता है? तो इंजेक्ट प्रिंटर ये तो नहीं आता है, ये तो आएगा नॉन प्रिंटर में। लेज़र प्रिंटर भी नॉन प्रिंटर में आता है, वो भी मैंने बताया, इसमें टोनर का प्रयोग किया जाता है। और डॉट मैट्रिक्स और थर्मल भी नहीं आएगा। यानी ये जो डॉट मैट्रिक्स है तो यही जो है एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, बाकी सब नॉन इम्पैक्ट का है। आगे अगर देखें हम लोग यहाँ पर देखें 60 वाले में कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो क्या विशेषता इनकी होती है? उपयोगकर्ता को विशिष्ट कमांड याद रखकर टाइप करना पड़ता है, और जो आप लोग जानते हैं इसी में एक जैसे और होता है ना, वो उसमें याद नहीं करना पड़ता है। आगे अगर हम लोग देखें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो आपको सिस्टम को चला, जिसके बिना आपका सिस्टम काम न करे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका जो एंड्रॉयड होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन MS वर्ड तो एक एप्लीकेशन है ना, इसके न रहने से आपका थोड़ी सिस्टम काम करना बंद कर देगा। 61 का सी हो जाएगा। एक्सेल में एक्सोल्यूट क्या लिखा है, सॉरी, एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का सही उदाहरण कौन सा है? तो सही उदाहरण कौन सा होगा दोस्तों इसमें? तो इसमें जो होना चाहिए वो SASI, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 63 वाले को अगर हम लोग देखें यहाँ, तो यहाँ पर कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है यहाँ पर? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात किया जा रहा है ना, तो इसमें जो होना चाहिए टेक्स्ट जो होता है उसमें दोस्तों वो लेफ्ट लाइन में, और नंबर जो होते हैं यानी जो संख्या होती है इसमें जो कॉलम बनते हैं ना, जैसे आपको कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, अक्षर लिख रहे हैं, तो लेफ्ट में होगा, नंबर राइट में होगा। तो यही बात है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। आगे अगर देखें MS वर्ड में किसी दस्तावेज को सीधा अगर हमें प्रिंट करना है, सीधे के सीधे उसे हमें प्रिंट करना है, तो कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग हम लोग करेंगे? तो सीधा सीधा प्रिंट करना है तो P करेंगे। कहाँ पर P है? यहाँ पर है, Ctrl+P। आगे देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सभी फार्मूला चिन्ह कहाँ से शुरू होते हैं? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जितने भी फार्मूला होते हैं सब इक्वल टू से शुरू होते हैं, बराबर के चिन्ह से। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बड़ा सिंपल है सब, कोई दम नहीं है इसमें। पाथ मैक्सिमस, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हल्का दिख नहीं रहा है ना, अभी तो हम एडिट करते समय थोड़ा सा इसकी कंट्रास्ट बढ़ाएंगे तो आप लोगों को और अच्छा दिखेगा। तो पाथ मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट का सही अर्थ क्या है? तो सही अर्थ क्या होता है दोस्तों? पाथ ट्रांसमिशन यूनिट, पाथ मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, नाम से ही लग रहा है आपको, तो नाम से ही लग रहा है, यानी स्रोत से गंतव्य तक पथ में उपलब्ध न्यूनतम अधिकतम ट्रांसमिशन। तो यही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाम से ही लग रहा है यहाँ। बैंकिंग सेवाओं के लिए USSD, तो बैंकिंग सेवाओं के लिए क्या है? USSD सुविधा प्राप्त करने वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो कौन सा है यहाँ सुविधा प्राप्त करने वाला यहाँ पर? तो नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म,
तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका बी। 67 वाले को अगर हम लोग देखें, कॉलेज कैंपस नेटवर्क में किस प्रकार नेटवर्क का उदाहरण है। तो कॉलेज कैंपस नेटवर्क दोस्तों, ऑफिस हो गया, कॉलेज कैंपस हो गया, इन सब में जो नेटवर्क का उदाहरण होता है ये क्या होता है यहाँ पर, ये लोकल एरिया नेटवर्क, यानी थोड़े दूर के लिए, थोड़े क्षेत्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पर जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है ये तो बड़े बड़े मतलब महाद्वीपों के बीच होता है ये, और ये शहरों के बीच होता है, मेट्रोपॉलिटन। आगे अगर देखें हम लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीएसएम। जीएसएम जानते हैं, पहले पुरानी की सिम अगर यूज करे होंगे तो उसमें आपको पता होगा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल में सिस्टम में उपयोगकर्ता संबंधित डेटा किस में संग्रहित होता है, तो सिम में होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर ए होगा। बिग डेटा प्रोसेसिंग स्केलेबिलिटी का क्या अर्थ है, तो बिग डेटा प्रोसेसिंग स्केलेबिलिटी का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका अर्थ होना चाहिए वो, एक सेकंड हम टाइप करके देख लेते हैं, कोई गड़बड़ी इसमें ना हो। स्केलेबिलिटी, बिग डेटा प्रोसेसिंग में स्केलेबिलिटी, तो इसका मतलब, तो जो डेटा एक्स्ट्रा डेटा होती है दोस्तों उसी से संबंधित है ये। यहाँ क्या है, अचानक बढ़ी हुई डेटा की मात्रा या उपयोगकर्ता के मांग को संभालने की जो क्षमता होती है वही बिग डेटा प्रोसेसिंग स्केलेबिलिटी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। 70 का कौन सा हुआ, सी हो गया। आगे अगर देखें, सोनभद्र जनपद के संदर्भ में आपको कुछ बातें लिखी गई हैं। सोनभद्र आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी। तो आप लोग ये जानते हैं 4 राज्यों से सीमा साझा करती है, यह 4 राज्यों से सीमा साझा करता है अपना, कौन कौन, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। आगे देखें 32 में, 72 में, विचार करना है कथन पर। उत्तर प्रदेश वर्तमान 75 जिले, 18 मंडल है। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश ने जुड़वा मछली का चिन्ह लखनऊ के रूमी दरवाजा से लिया है। यस, आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के जो लोगे है उसमें धनुष है, जुड़वा मछली है, तो ये सिंबल जो लिया गया है वो लखनऊ के रूमी दरवाजा से लिया गया है। तो 72 का आपका सी हो जाएगा, दोनों के दोनों सही हुए। दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम लोग ये 73 वाला देखें, तो कौन सा कथन उत्तर प्रदेश में वन एवं वन्यजीव के संदर्भ में सही है, तो कौन सा सही है, तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 5 टाइगर रिजर्व, नहीं मेरे भाई 5 नहीं है, ये 4 टाइगर रिजर्व हैं। 4 कौन कौन से हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं, एक दुधवा है, डी लिख दे रहा हूँ, दुधवा, और कौन है, अमनगढ़, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत और रानीपुर, 4 है यही। हस्तिना वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, तो यस यही बी वाला सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं, ये यूपी में है। तो सब समझ गए होंगे आप, सही आपका केवल बी है। प्रयागराज फूलपुर के पास उद्गम लेने वाली कौन सी नदी है, तो कौन सी है, वरुणा है, वरुणा, इसी के नाम पर वाराणसी नाम पड़ा है, क्योंकि वाराणसी जो होती है वरुणा और 80 नदियों के बीच बहती है, इन्हीं दोनों नदियों से नाम लेकर वाराणसी रख दिया गया। आगे देखें अगर हम लोग, उत्तर प्रदेश में किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता सर्वाधिक पाई गई है, तो किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता सबसे अधिक पाई गई है, तो कौन सा क्षेत्र में, बुंदेलखंड में तो नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। और ये जो भाबर क्षेत्र है यहाँ पर, ये भाबर क्षेत्र में तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। पश्चिमी मैदान नहीं, पूर्वी मैदान, क्योंकि यहाँ जलोढ़ मैदान पाया जाता है, यही होगा। आगे अगर देखें, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो रिहंद है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 76 का कौन सा हो जाएगा आपका, ये रिहंद सबसे बड़ी। और सबसे पुरानी अगर पूछे तो देश की अगर सबसे पुरानी आज़ादी के बाद, तो दामोदर परियोजना बता देना। आगे देखें हम लोग, अहरौरा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो मिर्जापुर में गरई नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहरौरा बांध। भारतीय पर्यटन में स्वर्ण त्रिकोण यानी गोल्ड ट्रायंगल उत्तर प्रदेश में कौन सा शामिल है, तो पर्यटन में कौन सा है, आगरा तो रहेगा भाई, स्वाभाविक सी बात है,
आगरा तो हमेशा रहेगा ही, इतना बड़ा पर्यटन क्षेत्र है, इतना ज़्यादा सरकार को रेवेन्यू मिलता है, तो आगरा कैसे सरकार छोड़ देगी। तो आगरा है यहाँ पर। तो कौन सा शहर यहाँ पर शामिल है, तो इसमें दिल्ली, आगरा, जयपुर को मिलाकर बनता है ये ट्रायंगल जो है ना। इसमें यहाँ जैसे ये दिल्ली हो गया, दिल्ली से आगरा हो गया, आगरा से फिर कौन सा होना चाहिए इसमें, जयपुर। जयपुर पश्चिम में है तो यहाँ हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल बन गया ना, यही है। आगे देखें, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी किसे कहा जाता है, तो वही रामपुर को, जहाँ से आजम खान नेता हैं थे। आगे देखें हम लोग यहाँ पर 80 वाले में, यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की फिल्म नीति 2018 में जो आई थी दोस्तों, तो अगर आप कोई भी फिल्म अगर शूटिंग होगी तो उसमें अच्छी खासी सब्सिडी मिलेगी। तो यहाँ पर उसमें दोस्तों नियम रखा गया है, इसमें इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ज़्यादातर भोजपुरी फिल्में यहीं पर बनती हैं क्योंकि इसमें सब्सिडी मिल जाती है। तो अगर आप फिल्म आधा अगर शूट करेंगे, जितनी फिल्म है लगभग आधा शूट करेंगे तो 1 करोड़ रुपए तक, और अगर दो तिहाई अगर शूट कर लेंगे 2 करोड़ रुपए तक यहाँ पर सब्सिडी मिलती है। आगे देखें यहाँ पर क्या है इधर 82 वाले में 81, उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर के वे प्रमुख भंडार जो राज्य के सीमेंट उद्योग विशेषकर चुनार चूर्क इत्यादि के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, किन जिलों से पाए जाते हैं। तो मेरे भाई वही वाले जिलों से पाए जाएंगे, मिर्जापुर और उसके आसपास, यानी सोनभद्र, मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा। आगे देखा जाए, प्रयागराज जनपद का शंकरगढ़ क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाले जिस पर खनिज निक्षेप के प्रसिद्ध हैं, जिसका उपयोग मुख्यतः कांच उद्योग के लिए किया जाता है, कौन सा है, तो सिलिका रेत, ये प्रयागराज से पाया जाता है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश में पहली राष्ट्रीयकृत यात्री सड़क परियोजना सेवा कब शुरू किया गया, यानी यूपी में पहली राष्ट्रीयकृत यात्री वाली सड़क परिवहन सेवा कब शुरू किया गया, तो 1947 में। नहीं, ये तो नहीं होगा, 1947 वाला तो नहीं होना चाहिए कि यही है। एक सेकेंड हम थोड़ा देख लेते हैं तो आपको बताते हैं सही है कि नहीं, कोई गलत नहीं होना चाहिए। पहली राष्ट्रीयकृत यात्री सड़क परिवहन सेवा, तो यह 47 ही है, जिसको मैं गलत बता रहा था यही सही है। कब हुई थी, 15 मई 1947। तो क्लियर है आपसे, यही है दोस्तों, यही है। लखनऊ बाराबंकी मार्ग पर प्रारंभ किया गया था इसे। आगे देखें, यहाँ हमारा आप पूछ रहे हैं 84 में अकबर के बारे में कुछ दिया गया है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको बताना है, वह अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। हाँ बैठा, तो कोई डाउट नहीं। उसने पानीपत की पहली लड़ाई में हेमू को हराया था। तो कुछ लोग कहेंगे भाई ये तो केवल प्रतीक के तौर पर बैठा था, हेमू से तो उसके सैनिक लड़े थे, वो कहाँ लड़ा था। तो दोस्तों यस, ये बात तो सही है, यहाँ पर उसने कहाँ हराया था, तो यह बात यहाँ पर आपकी सही हो जाती है। तो आगे अगर हम लोग देखें तो दोस्तों प्रश्न संख्या 84 को अगर हम लोग देखें तो अकबर के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। इसको पढ़कर सारे इंफॉर्मेशन को बताना है कौन सा सही है, थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहे हैं वह अपने पिता हुमायूं, आप लोग जानते हैं बाबर था, बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद वह गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था, 1900 में, ऐसा याद आता है, ये 1556 में, 1556 में बैठा था। और 1556 में जानते पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। तो यहाँ कह रहे हैं उसने पानीपत की पहली लड़ाई में हेमू को हराया था। तो नहीं मेरे भाई, पानीपत की ये दूसरी लड़ाई हुई थी ना, पानीपत की पहली लड़ाई तो बाबर लड़ा था ना 1526 में। तो ये कहाँ से हो जाएगा, आप पहली लड़ाई देखते ही इसको गलत मान लेंगे यहाँ पर। जबकि दोस्तों आप लोग जानते हैं पानीपत की जो दूसरी जो लड़ाई हुई थी, वो इसका जो एक थे ना बैरम खान, इनके जो एक तरह से जो भी थे चाचा ओचा, तो उनको वो उनके नेतृत्व में लड़ा गया था एक तरह का। तो उसने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद भी किया था। ये सही है आपका, पहला और तीसरा सही है, यानी ए और सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका। 84 हो गया। 85 वाले को अगर हम लोग यहीं देखें
तो यहाँ पर कह रहे हैं 87 में 1857 के विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाली वीरांगना महाबीरी देवी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई नहीं है, महाबीरी देवी है इनका नाम। तो थोड़ा सा आपको यहाँ हल्का सा ये है। तो ये दोस्तों जो थी महाबीरी देवी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मुजफ्फरनगर जिला है वहाँ से ये संबंधित थी। 1800 स्वतंत्रता संग्राम के समय दोस्तों उन्होंने अपने समाज की महिलाओं को खूब इकट्ठा करके दोस्तों काफ़ी लड़ाई लड़ी थी, ब्रिटिश सैनिकों का मुकाबला किया था। और जो बड़ी बात है इसमें दोस्तों, यह वीरता के प्रतीक रूप में पहली दलित महिला मानी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा, मुजफ्फरनगर। तो 1857 के विद्रोह के दौरान अवध में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व करने वाली बेगम कौन थी? तो अवध में दोस्तों कौन थी? बेगम हजरत महल यही होंगी ना। 86 का आपका यही हो जाएगा बी। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें 87 में, तो उत्तर प्रदेश में किस शहर को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है? तो भदोही को जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण आप लोग जानते हैं अकबर ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? क्योंकि वो गुजरात जीत कर आया था, तो उसकी खुशी में बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे अगर देखें 89 में, तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना, तो किसान मित्र योजना कब हुआ था? तो किसान का मित्र कौन होता है? केचुआ। केचुआ पहली बार कब दिखाई देता है? जब बारिश होती है। बारिश पहली बार कब होती है? जून में होती है, जून 2001। ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, 89 का ए। आगे देखें अगर हम लोग 90 का, तो यहाँ पर दोस्तों ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश के किस मंडल का भाग है? तो झांसी का भाग है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी जीएस के, ये हमारे जो तीसरा वाला टेस्ट था, तो जितने भी आपके जीएस से रिलेटेड प्रश्न थे उन सबको हमने देख लिया है। बाकी यहाँ पर 10 प्रश्न आपके डीआई से संबंधित है, तो उसमें आप कर लेंगे। उसमें कोई ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना होता है, सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग दिखा देते हैं, कोई दम यहाँ पर है नहीं। तो सिर्फ यही है, 6 राज्यों में जैसे यहाँ पर दे दिया है ना, तो थोड़ा सा आउटलाइन दे दूँ, आप कर लोगे। तो 6 विभिन्न राज्यों में स्नातक की संख्या यहाँ पर दिया गया है, जैसे पी का 25, क्यू का इतना, 47 का, आर का 47, यस का इतना, ये टी ऐसे। तो यहाँ पर ये टी और पी राज्यों के स्नातकों की संख्या का अनुपात बताना है। तो पी का आप जोड़ लीजिए और किसका जोड़ लीजिए? टी का जोड़ लीजिए। यहाँ टी का जोड़ लीजिए तो इनका अनुपात निकाल लीजिए, तो अनुपात निकल जाएगा। तो 25 और 45 का अनुपात अगर आप लोग निकालोगे, 25 और 45 का 5 और 9 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। 5 9 कहाँ है? यानी सबसे पहले हमें टी बोला है ना, तो टी इधर है, यानी ये इधर आ जाएगा, 9 5 हो जाएगा, 9 5। तो 9 5 आ गया, ऑप्शन नंबर ए 91 का ए हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको लगाना है। तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना है, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग कर लेंगे। तो प्रश्न एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए। देखिए ये प्रश्न है, फिर यहाँ पर एक प्रश्न ये आ जा रहा है पाई चार्ट वाला, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल रहा है 94 95। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लगा कर देख लीजिए और बताइए कमेंट्स में आप सब कर ले रहे हैं डीआई की नहीं। तो हालांकि इसमें थोड़ा अलग दे दिया है, सब उसमें डीआई आएंगे, तो उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। हम लोग मिलते हैं अब आपके ये चौथे टेस्ट में। नमस्कार।